तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गुलामी में जी रहे हैं। उनके आजू बाजू जो परिस्थिति होती है, उनके परिवार को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको बच्चों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनके माँ बाप को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं होती। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये सब हो रहा है गुलामी की वजह से। अगर थोड़ी सी सूझबूझ जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की है, अगर उससे वो देखे, तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा है क्योंकि हम गुलामी में जी रहे हैं। जो चीजें बेसिक हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे क्योंकि हम गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन इसकी आदत पड़ जाती है और लोग फिर उसको ऐसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं कि यही सिस्टम है, बस इसके साथ ही मुझे अभी जीना है। और सालों साल फिर ऐसे ही कुछ लोग जीते रहते। लेकिन ये बात कुछ लोगों की नहीं होती, बहुत बार तो पूरा समाज, पूरी। दोस्तों, हमारा देश, हमारा एक विशाल महान देश, इस देश को हजारों माइल, हजारों किलोमीटर से दूर एक छोटे से देश से कुछ लोग आते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनीज बड़े विशाल महान देश को गुलाम बनाती है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ किया। इससे बहुत कुछ ऐसे सबक सीख हमें मिलने वाली है, मिल सकती है। बहुत जरूरी है कि इसको पढ़ना। अभी हमारा भारत देश हमेशा दुनिया का बहुत अमीर ऐसा देश, दुनिया के लिए 30% से 40% जो जीडीपी थी, जो संपत्ति थी, जो इनकम था, वो हमारा भारत देश बना रहा था। कोई भी देश, यानी भारत देश सबसे अमीर था, उसका कारण था व्यापार। और वैसे ही आज भी अगर कोई भी देश बहुत ज्यादा अमीर है, वहां में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर है, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सोई सुविधाएं है, तो इसका एक ही कारण है, वो होता है बिजनेस। हजारों सालों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। इतना अमीर था कि जिसकी वजह से लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और फिर इतने सारे इतने अमीर देश के साथ कुछ हम हमारा कुछ फायदा हो, इसकी कोशिश ऑलमोस्ट हर देश के हर लोग चाहते थे। कितने सारे लोग चाहते थे कि भारत के साथ कुछ व्यवहार करें, काम करें और इसका फायदा हमारे लिए हो। भारत में अगर आपको याद होगा तो एक एंशियंट रूट था दुनिया में, जो चीन से निकल के भारत से होके यूरोप में जाता था, जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन, बिजनेस, व्यापार, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन बहुत जो जो रूट जिस बिजनेस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था, वो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब कुछ उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला रूट था जलमार्ग। और दोस्तों, आज भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस मार्ग से होता है वो जल मार्ग ही है। उस दिन भारत के तट पे जितने भी बंदरगाह थे, जितने भी पोर्ट थे, वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। भारत के पूर्व तट ये कोरोमंडल तट करके पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत का पश्चिमी तट ये मलबार तट करके पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये दोनों ही तट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए जाने जाते थे। इतने लोग दूर दूर से यहाँ आते थे बिजनेस करने के लिए, यहाँ बस जाते थे कि दुनिया के सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, यानी शहर, ऐसे शहर जहां दुनिया के अलग अलग वंशज के लोग रहते हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अभी ये कैसे शहर है कि जहां अलग 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 वंश के अलग अलग लोग, बोली भाषा के लोग रहते हैं। वैसे हजारों साल पहले भारत में हुआ करते थे। दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय थे वो सब भारत में थे। हमारे लोग इस बिजनेस में, व्यापार में इतने एक्सपर्ट थे कि शिप बिल्डिंग में हम नंबर वन थे। पूरी दुनिया में 40% से ज्यादा जितने बड़े बड़े जहाज बनाते थे, वो भारतीय बनाते थे। इनफैक्ट भारत इतने ज्यादा एक्सपर्ट और एडवांस थे इस चीजों में, शिप बिल्डिंग में, कि कई सारे यूरोप में, अफ्रीका में, बाकी के देशों में जब शिप बिल्डिंग करनी होती थी तो हमारे लोग वहां जाते थे और उनके लिए बड़े बड़े शिप्स, जहाज ऐसे बनाते थे। तो एक तो तरीका था भारत के साथ उससे अपना फायदा करा लेने का, वो था व्यापार। और ऑलमोस्ट हर
Recording खैबर in और गोलन progress. खिंड या पास हिस्से। नॉर्थ ईस्ट हमें पता है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 राज्य है, भूटान है, नेपाल है और पीछे उनके चीन है। वैसे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से ये सभी लोग आते थे और वहां 2 खिंड थी, खैबर खिंड, बोलन खिंड, जो अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस यहां से लोग आते थे। पहले आए आर्यन, उसके बाद आए पर्शियन, उसके बाद सिकंदर आया, उसके बाद मंगोल आए, उसके बाद मुगल्स आए। बहुत सारे लोग तो यहाँ आए और यहाँ बस गए, जैसे हम जानते हैं। लेकिन बाकी के सभी लोगों ने फिर अपने खुद के फायदा, संपत्ति कैसे खींच सकते हैं, कैसे इतना अमीर जो देश है उससे अपना फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसका काम किया और चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अभी अंग्रेजों ने किस तरीके से अपना काम किया, किस तरह से इस देश को गुलाम बनाया, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी इन्होंने क्या किया, ये जब आए थे तब एक ऐसा ग्रेट, ऐसा नेशनल नेतृत्व वो नहीं था हमारे देश। ये आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा तो अपने आपस में लड़ रहे हैं, भाई एक भाई दूसरे भाई के साथ लड़ रहा है और उसका ही उन्होंने फायदा लिया। उन्होंने क्या किया कि एक भाई को फिर उन्होंने मदद की, एक राजा को मदद की और उसको बोला तू उसके साथ लड़, हम तुझे गद्दी पे बिठाएंगे, और वैसे काम किया। तो उन्होंने एक राजा, एक छोटे राजा की मदद करके उसको गद्दी पे बिठाया, या एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ मदद करके उसको गद्दी पे बिठाया, और बाद में उसे बोला कि अभी तेरे सिक्योरिटी का, इस राज्य के जो सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी वो हमारी होगी, हम उसकी सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन बदले में आप हमें अपनी जो जमीन है उसकी लगान वसूल करने का हमें आप अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए। तो बस ये जो तख्त पे बैठा था, सिंहासन पे बैठा था, ये तो उनकी कठपुतली ही होता था। वैसे तो ये जो बोलते वो करते थे। तो वैसे हुआ, पर एक राज्य हुआ, दूसरा राज्य हुआ, तीसरा राज्य हुआ, और बाद में क्या करते थे, बाद में तो उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि राजाओं को वो बोलने लगे कि देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप हमें, हम आपकी सिक्योरिटी सब संभाल लेते हैं, आप हमें ये पूरा जो है आपके जो खेती वगैरह होती है, जमीन जो है उसके लगान वसूल करने का आप हमें अधिकार दो, अगर नहीं तो आप हमसे युद्ध करो। और ये युद्ध, हमें कोई राजा अगर नहीं मानता तो युद्ध करते थे, लेकिन युद्ध कैसे करते थे? तो युद्ध के लिए उनकी सेना में थोड़े से लोग सिर्फ अंग्रेज होते थे, बाकी के पूरे जो सैनिक, बाकी की पूरी जो सेना होती थी, वो जिनके साथ उन्होंने काम किया है, वो पूरे सेना, भारतीयों की सेना वो लेके उनके साथ लड़ते थे। यानी ये सिक्योरिटी के साथ जिसे उन्होंने शुरुआत करते थे, उसके बाद सब कुछ चीजें इनके हाथ में होता था, सब कंट्रोल इसके हाथ, इनके हाथ में होता था। वो सिर्फ बताने के लिए सिर्फ राजा शहनशाह कोई तो वहां सिंहासन तक पे बैठा होता था, अदरवाइज पूरा राज्य का कंट्रोल इनके हाथ में होता था। और जैसे जैसे राजाओं के साथ उन्होंने काम किया, उनको पूरी सेना उनके अंडर हो गई, और उन्होंने इस तरह से अपने आप को आगे आगे बढ़ाया। और ये सब जब चल रहा था, तो जो कौम जनता थी, जो आम लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि ये इस तरह से ऐसा सब खो रहा है। उनको वो राजा दिख रहा था, उनको वो ब्रिटिश भी दिख रहे थे, उनको लग रहा था कि ये सब ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के साथ अभी हमें जीना होगा। इनफैक्ट अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये पूरे सभी ऐसे निशाने मिटा दिए कि जिससे हमें पता चलता कि हम कितने महान थे। लोगों को, यहाँ की जनता को यह पता नहीं चलना चाहिए कि भारत कितना महान देश था, भारत कितना महान विशाल ऐसी इकोनॉमी थी, और हम लोग आए थे भिखारी बन के, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये अंग्रेजों ने इसके लिए सब कुछ, जो चीज थे, जो ऐसी चीजें दर्शाती कि हमारा इतिहास दर्शाती कि हम किसके वंशज है, ये दर्शाती, वो उन्होंने मिटा देने की कोशिश की। सब कुछ, यहां तक के किले, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ हो या कोई भी किले हो, अच्छे अच्छे मंदिर हो, सब उन्होंने वो तोड़ के रख दिया। इनफैक्ट उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा किया इस सभी चीजों में, वो था हमारे ग्रंथालय। लाखों ऋषि मुनि, लाखों जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हर सेक्टर में, हर विषय में इतना सारा नॉलेज तैयार करके रखा था। जैसे हम लोग आयुर्वेदा देखते हैं, वैसे हर सेक्टर में वो नॉलेज था, और वो सब कुछ जो लिखा हुआ था, वो सब हमारा नॉलेज, ज्ञान भंडार इन्होंने जला के खाक कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि तक्षशिला की जो लाइब्रेरी थी, जो ग्रंथालय था, वो 3 महीने तक जल रहा था। ऐसे किया इन लोगों ने, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले, लोगों को सिर्फ लगे कि ब्रिटिश है हमारे माए बाप है, बस उनकी वजह से हम लोग जी रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने परसेप्शन पूरे भारत में तैयार किया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर राजा आसानी से मानते थे।
बहुत सारे राजा थे कि जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही एकनिष्ठ थे और उनसे मुकाबला भी करते थे। और ऐसे इनिशियल बहुत एक अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, वो है अलागुमुथु कोन, तमिलनाडु के वो एक राजा थे। और हम जिसे पहला स्वतंत्र युद्ध कहते हैं 1857, उसके 100 साल पहले ये लोग ये राजा थे। और जब अंग्रेज ऐसा प्रपोजल लेके चले गए कि हम आपकी सिक्योरिटी संभालते हैं, आप हमें लगान वसूल करने का अधिकार दे दो, अगर नहीं आपको मंजूर तो आप हमसे युद्ध करो। इन राजा ने कहा कि मेरे जो लोग हैं प्रजा, मैं इनको संभाल सकता हूं, मैं इनका ख्याल रख सकता हूं, आपकी जरूरत नहीं बिल्कुल। और कोई हक नहीं बनता आपको लगान वसूल करने की। और इन्होंने युद्ध किया और अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। और ये अंग्रेज चले गए, उन्होंने सभी राजाओं की जो अपनी जो फौज थी, अपने भारतीय लोग, अपने ही इंडियंस, उनको ही जमा किया, उनकी ही बड़ी सेना की, और फिर से यहां आ गए। और इतनी बड़ी सेना थी जिसमें यूरोपियंस, उनके खुद के लोग बहुत कम थे, सब हमारे ही लोग थे। उनके साथ ही उन्होंने फिर बहुत बड़ा युद्ध किया और बाद में इनको हराया। अभी इनको जब हराया था, अब इनको तोफ के सामने मुंह पे बांध दिया था। अभी अंग्रेजों की जो सेना थी, उसके जो सेनापति थे वो भारतीय थे। उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि इनको मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हार चुके हैं, तो इसके बाद वो लगान देना चालू कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी अगले क्षण आपकी मौत हो सकती है। फिर भी ये महान राजा दिखी, उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हमारे लोगों के साथ, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं नहीं नहीं बताऊंगा लोगों को कि आप लगान दो करके। और फिर अगले क्षण उनकी मृत्यु हो गई। तो इतने महान ऐसे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में थे। और दोस्तों, सिर्फ ऐसे राजा ही नहीं, बाद में बहुत सारे अलग अलग समाज से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग तरह के लोग थे जिनको पता चल रहा था कि हमारा देश किस तरह से लूट रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस तरह से उसको लूट रही है, कैसे ये बाहर के लोग हमारे ऊपर किस तरह से गुलामी कर रहे हैं। तो हर ऐसे कई सारे क्रांतिकारक थे, कई सारे वीर थे, शूर थे, हुतात्मा थे, जिन्होंने अपने इस देश के लिए, इस आजादी के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, समर्पण किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया। और लेकिन ये कुछ हो रहा था, ये कैसे हो रहा था, अलग अलग जगह पे हो रहा था। कोई उड़ीसा में कर रहा था, कोई पंजाब में कर रहा था, बंगाल में कर रहा था, साउथ में कर रहा था, गुजरात में कर रहा था। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ये सब कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज बहुत आसानी से इनको मिटा दे रहे थे, बहुत आसानी से इनको इस ये जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसको खत्म कर देते थे। और ऐसे में एंट्री हुई मोहनदास करमचंद गांधी जी की। 1915 में इनकी एंट्री हो गई। इन्होंने क्या किया बेसिकली, यानी जिसकी वजह से पूरी जो चीज है वो चेंज हो गई। तो उन्होंने एक मंच का, एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया। उस राष्ट्रीय मंच का, जिस राष्ट्रीय मंच पे सभी लोग इकट्ठा आ जाए और इन शैतानों के साथ या इन अंग्रेजों के गुलामी के इनके साथ हम फिर मुकाबला करें। और जब हम लोग एक हो जाए ना दोस्तों, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बस यही किया गांधी जी ने। गांधी जी ने हम सबको एक किया, और जिसकी वजह से हमने दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल ऐसी जो आर्मी थी उसको हराया। कैसे हराया? क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था कि हम गुलामी में थे, सब कुछ उनके हाथ में था, फिर भी कैसे हराया? हम तो कुछ भी नहीं वैसे टेक्निकली कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज था, वो था असहकार। अंग्रेजों ने जो कुछ किया था इतने इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक, कैसे किया? वो किया था सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। हमारे भारतीय लोग थे। देखो, आप किसी राजा को हराने की बात हो, वही भी अपनी सेना लेके गए, जिस सेना में हम लोग ही ज्यादा थे। वहां से लेके अगर कोई जालियन वाला बाग हत्याकांड भी हुआ, तो हमारे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने वाले भी हमारे ही लोग थे, ऑर्डर से पेली दे रहे थे। उसके बाद अगर कोई क्रांतिकारी, कोई हुतात्मा, कोई स्वतंत्र सेनानी अगर कुछ कर रहा है, तो उसको मिटा देने के लिए भी कौन लोग थे? हमारे लोग थे। हमारे लोगों की वजह से इन अंग्रेजों ने बाहर जाके भी दूसरे देशों को भी गुलाम बनाया। हमारे लोगों की वजह से, हमारे लोगों का उपयोग करके उन्होंने विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 में हिस्सा लिया, और वो काम किया जो किया करना था। ये सब कुछ हो रहा था हमारे लोगों की वजह से। और सिर्फ हम लोग अगर एक हो गए और सिर्फ बोले कि नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे ना। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अंग्रेज, ब्रिटिश या कोई भी कुछ नहीं कर पाए। उनके उनके सामने फिर कोई भी ऑप्शन नहीं था ये देश छोड़ने का। और ऑफ कोर्स जाते जाते उन्होंने जो किया वो किया, इस देश के टुकड़े किए, लेकिन वो हमने करके दिखाया। आज की सिचुएशन
आज की सिचुएशन सिचुएशन परिस्थिति ऐसी है